क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कई सारी बीमारियों के बारे में देखा, हमने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देखा, हमने वायरल डिजीज के बारे में देखा, हमने जिका वायरस के बारे में देखा, हमने सार्स के बारे में देखा, स्वाइन फ्लू के बारे में देखा, हमने कोविड-19 के बारे में पढ़ा, हमने जो है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, बहुत सारी बीमारियों के बारे में देखा। और मैंने आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में जो है वो कुछ डिजीज का डिस्क्रिप्शन दिया था। जैसे इबोला वायरस के बारे में मैंने आपको दिया था, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में मैंने आपको दिया था। तो बेटा एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि ये क्या है, ये बीमारियां बड़ी कंटेम्परेरी डिजीज हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसी बीमारियां हैं जो हाल ही में जिनका एपिडेमिक कुछ साल, 1-2 साल के ड्यूरेशन में फैला था, तो वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, इसलिए एक बार पढ़ने में बुराई कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार जनरल अवेयरनेस रहेगा, किस वायरस से होता है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार फैलता है, यही बस एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। मतलब किसी भी डिजीज को एग्जामिनर बहुत डिटेल में जाकर नहीं पूछता है, एक्सेप्ट मलेरिया, निमोनिया, टाइफॉइड, क्योंकि वो एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है। ठीक है ना, तो जो एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको, और जो एनसीईआरटी में जिन बीमारियों का नाम दे रखा है वो भी पढ़ना है हमें, और कुछ बीमारियां हमको जो कॉमन है वो भी हमें कवर करनी होंगी। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था सार्स-कोव-2 के बारे में, ठीक है, कोविड-19 के बारे में, मर्स के बारे में देखा था हमने। ठीक है, और हमने कई सारी इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पे निकाली थी। मैंने आपको बताया भी था कि जो कोविड-19 है उसमें सबसे अधिक जो डेथ का जो कारण है वो है साइटोकाइन स्टॉर्म। ठीक है ना, और वो हमारे ही इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, और किस प्रकार से जो है वो सीवियर केसेस में लंग के अंदर डैमेज होता है। निमोनिया जो होता है उसमें क्या लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है ना, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज, और हमें यह भी मालूम था कि चाइना जो है वो कई सारे इस प्रकार के जो एयरबॉर्न इंफेक्शन जो रहे हैं उनका एक एपिसेंटर रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि चाइना ही क्यों? देखिए, दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन चाइना के अंदर है। चाइना के पास भले ही एरिया अधिक है, लेकिन चाइना में तब भी पॉपुलेशन डेंसिटी हायर साइड है, क्योंकि उसका सारा एरिया रहने लायक नहीं है। जैसे इंडिया के पास एरिया कम है, लेकिन हमारे इंडिया का अधिकांश एरिया ऐसा है जिसमें आप रह सकते हैं, पर चाइना का अधिकांश एरिया ऐसा जहां पर रहना मुश्किल है। इसलिए चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो हाई डेंसिटी में है। और दूसरा इसके अलावा यह है कि उनका जो फूड हैबिट है, एनिमल्स का जिस प्रकार से जो इस्तेमाल वो करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। और आपने एक बात गौर की होगी, हर बीमारी में आपने देखा होगा कि वो एनिमल डिजीज ह्यूमंस के अंदर आया, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन फैला। ठीक है ना, चलिए, तो जैसे मर्स में हमने कैमल का नाम लिया था हमने, है ना। ठीक है, कोविड-19 को शुरुआत में चमगादड़ से जोड़ा गया, फिर पैंगोलिन से इसको कनेक्ट किया गया, है ना। ठीक है, चलिए, और आपने निश्चित तौर पे आपने जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर जो बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन फिल्म्स का एक मूवी है वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कोरोना वायरस, वो आपने जरूर देखा होगा आपने। और ये बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन फिल्म्स का सबसे अधिक देखा जाने वाला मूवी में से एक है, और आपने देखा होगा उसमें, क्योंकि देखिए हमारी टीम में सिनेमेटोग्राफर भी, हमारी टीम में जो है वो कंटेंट डेवलपर भी, हमारी टीम में जो है वो एनिमेटर भी है। तो आप यदि कुछ अच्छा उनके लिए लिखेंगे, दे विल फील गुड। ठीक है, चलिए, और मैंने एक बात आपसे यह भी कहा था कि इस विकट परिस्थिति में जब जो है तमाम दुनिया घबराई हुई है, तब जो है सब लोग जो है वायरस के सामने सर झुकाकर नीचे खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वायरस से हम आंखें कैसे मिलाएं। तो आप देख रहे हैं कि सुपर हीरो जो है वो वायरस से आंखें मिलाता है और लड़ने की कोशिश करता है। ऐसे ही सुपर हीरो केवल डॉक्टर नहीं है, वो सब भी सुपर हीरो है जो नर्सेस जो हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, जो वार्ड बॉय काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं, दे ऑल आर सुपर हीरोज के, ये सच्चे सुपर हीरो है। ठीक, तो हम समझ गए इंपॉर्टेंस कि आपको जो है वो एक बात आपको समझ में आई है कि मनुष्य की लड़ाई मनुष्य से नहीं है,
मनुष्य की लड़ाई बहुत बड़े खतरे से है और ऐसे कई खतरों से हमको निपटना है, इसलिए हम सबको मिलकर साथ रहना होगा। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि इसीलिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, बल्कि सारे मनुष्यों को मिलकर जो है इन लोगों से मुकाबला करना है। जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो बीमारियां हैं, उनसे निपटना है। तो हमारे सामने संकट बड़ा है और उसके बावजूद यदि हम लोग बटे रहेंगे आपस में तो हम कभी भी इनसे नहीं निपट पाएंगे और ये हर साल लाखों लोगों को मारती चली जाएंगे ये। ठीक है, चलिए, तो कोविड-19 और साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं एक सबसे पुरानी बीमारी के बारे में जो आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी आपसे मैं पूछूं कि साल भर में कितने लोग मलेरिया से मर जाते होंगे तो आपके दिमाग में आंकड़ा कोई आया नहीं पाएगा। आप बोलोगे सर कुछ भी हो, ज्यादा लोग नहीं मरते होंगे। ठीक है, आप ऐसा सोचेंगे, सर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, सब कुछ है। आपको बता दूं मैं कि 2018 तक का डेटा अवेलेबल है, 2018 तक के आंकड़े अवेलेबल है। 19 का डेटा जो है वो 19 के लास्ट में आता, लेकिन कोरोना की सिचुएशन के चलते WHO व्यस्त हो गया तो आंकड़े वहां से आ नहीं पाए, रिलीज नहीं हो पाया डेटा वहां पे। तो हमारे पास लेटेस्ट जो आंकड़ा है वो 2018 का है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2018-19 में 18 और 19, हम ऐसा बोले 2018 बोले, चलिए हम केवल 2018 की बात करें। 2018 मतलब सिर्फ 2 साल पहले की बात करें। हमारे पास तमाम एंटी मलेरियल मेडिसिन अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक। वी हैव वेरी गुड एंटी मलेरियल मेडिसिन के, वी हैव वेरी गुड ICU सेटअप, वी हैव एवरीथिंग के हमारे पास में जो है। और तो और अब हमारे पास में मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया का वैक्सीन भी अवेलेबल है और कई साल पहले, कुछ साल पहले आ चुका है। उसके बावजूद हर साल मलेरिया से 4 लाख लोग मर जाते हैं। एवरी ईयर मलेरिया क्लेम्स 4 लाख लाइफ्स के, और ये तमाम तब जब हमारे पास सारा ट्रीटमेंट है, तब की बात कर रहे हैं उनके। मतलब 4 लाख लोगों की डेथ हर साल जो है मलेरिया से हो जाती है। इस सत्य के बावजूद कि वी हैव मेडिसिन एंड वी हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। सोचिए जब नहीं रहा होगा तब क्या किया होगा इसने। कुछ मत कीजिए, 15 साल पहले जाइए, आप पाएंगे 8 से 9 लाख लोगों की डेथ हो रही है हर साल मलेरिया से। और आगे जाइए आप, हर साल की बात कर रहा हूं उनके, और आगे जाइए आप 2000 में जाइए आप, तो आप पाएंगे कि जो है तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों की डेथ हर साल मलेरिया से हो रही है। और आगे जाइए 1970 में जाइए, 1970 में जाइए, आप पाएंगे कि दुनिया भर में 20 से 25 लाख लोगों की डेथ हर साल मलेरिया से हो रही है। तो क्या लगता नहीं आपको कि जैसे कोविड-19 खतरनाक है तो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक तो मलेरिया निकला है या नहीं? आप आंकड़ों की बात कीजिए ना, कि डेटा के जो आंकड़े हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते कि। और इस बीमारी की 4000 वर्ष की हिस्ट्री के, इट इज ए इतना पुराना बीमारी है कि 4000 वर्ष से मनुष्य इससे लड़ता चला आ रहा है। पहले के जमाने में लोग मान लेते थे कि ये बीमारी का कारण क्या है, क्या कारण है इस बीमारी का। तो पहले के जमाने में लोग कहते थे कि किसी किसी एरिया में बुरी हवा होती है, काला साया होता है, बुरी हवा होती है, बैड एयर, और वो बुरी हवा अपने चंगुल में कुछ लोगों को ले लेती है और वो बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। जो लोग आज जो है आज के हजारों साल पहले जब युद्ध हुआ करते थे, तो जो रोम के सैनिक थे, ग्रीस के सैनिक थे, ये जहां पे दलदली भूमि, जहां पे दलदल होता था, दलदल स्वाम्प, वहां से दूर अपने कैंप लगाया करते थे, कहीं धोखे से वहां पे बुरी हवा का साया उनके ऊपर ना आ जाए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बहुत साल तक यही मानते चले गए। देखिए एक ग्रीक सैनिक है, वो, हाँ बोलोगे सर टेलीफोन कैसे कर रहा है ये, ठीक है कार्टून है दोस्त, ठीक है कार्टून है। तो ये एक ग्रीक सैनिक है, वो बतला रहा है आज के हजारों साल पहले कि भैया यहाँ पे बैड एयर फीवर है ना, यहाँ पे बुरी हवा प्रेजेंट है और उस बुरी हवा के प्रभाव में हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारे कई सैनिक जो है वो बगैर युद्ध लड़े मर सकते हैं और हम युद्ध को हार भी सकते हैं, इतनी बुरी हवा है यहाँ पे। ठीक, हिस्ट्री ऑफ मलेरिया की बात करें तो मैल, जो मलेरिया में मैल वर्ड है उसका होता था बेड, एरिया या एयर से एरिया वर्ड लिया गया है। तो मलेरिया मतलब इसका मतलब है कि दी बेड एयर, जो लोगों को बीमार करती है। तो ओरिजिनली ऐसा माना गया था कि जो दलदली भूमि होती है, स्वाम्प होते हैं, जहां पे पानी रुका होता है, वहां पर जो है बुरी हवा होती है और वो बुरी हवा लोगों को बीमार करती है। 5th सेंचुरी में
5वीं सदी से 5th सेंचुरी बीसी एंड बिफोर क्राइस्ट जो है वो जो है ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 500 बीसी की बात कर रहे हैं, 5th बीसी नॉट 5th बीसी 5th सेंचुरी के 5th सेंचुरी का 5 बिल्कुल सही 500 बीसी की बात करें तो हिप्पोक्रेट ने जो है वो क्लासिफाइड किया जो है कॉन्टिनेंटल और टर्शियन और क्वार्टर मलेरिया को, उन्होंने मलेरिया के टाइप को पहली बार इन्होंने क्लासिफाई करके, ठीक। रोमन सोल्जर भी अपने कैंप जो है दलदली भूमि के पास नहीं लगाते थे, डर के मारे कि भाई बीमार पड़ जाएंगे, हवा का साया पड़ गया तो। पहली बार अल्फोंसो लेवरॉन ने फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने मलेरिया का संबंध मच्छर के साथ एस्टेब्लिश करके, और ये सब 19th सेंचुरी वाले साइंटिस्ट हैं के। तो एग्जैक्ट ईयर में मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा या परफॉर्मेंस शीट में आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। अल्फोंसो लेवरॉन जो है वो फर्स्ट पर्सन टू ट्राई एसोसिएट मलेरिया टू मॉस्किटो। सर रोनाल्ड रॉस ने जो है वो कंफर्म किया कि मॉस्किटो जो है इस बीमारी का होस्ट होता है, और ये बीमारी मॉस्किटो के अंदर एक पैरासाइट होता है, उसके थ्रू ये बीमारी फैलती है कि रोनाल्ड रॉस ने पूरा मलेरिया का के बारे में पता लगा लिया उन्होंने के। और एक बार हमें बीमारी का कारण मालूम चल जाता है तो फिर हम इलाज खोज सकते हैं, लेकिन जब तक बीमारी का कारण नहीं मालूम नहीं चलेगा इलाज खोजना मुश्किल होगा। और मजे की बात यह कि पूरी दुनिया मलेरिया से डर डर कर रह रही थी, लेकिन भारत के अंदर जो है मलेरिया का इलाज खोजने के लिए क्या किया गया। आप देखो, जहां पर भी बुरी हवा होती थी तो एक तरीका खोजा उन्होंने कहा कि यहां पर हम हवन करेंगे। सोच, अब आप एक बात देखो, धर्म का कैसे विज्ञान से जुड़ता है ना, कैसे रिलीजन साइंस के साथ जुड़ता है। जहां पर भी बुरी हवा होगी तो कहीं पे भी घर होगा, घर में उन्होंने कहा कि आपको शाम के समय जो है वो रोज ईश्वर की पूजा करना चाहिए। कुछ आपको जो है वो कुछ जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लकड़ियां लेके, कुछ आपको कंडे लेके, लकड़ी लेके आपको उसको जलाना चाहिए, और जो है वो लोभान का धुआं या धूप जो होती है, जो अपना हवन सामग्री होती है, उसमें कई दवाएं होती हैं, कई सारा मटेरियल उसमें होता है, उसको जलाना चाहिए और उसका धुआं पूरे घर में करना चाहिए, ताकि घर में प्रेजेंट बुरी आत्माएं भाग जाएं, बुरी हवा वहां से निकल जाए। एक्चुअली मच्छर भगाने का प्रैक्टिस था ये, कि जब आप जो है हवन करते हैं, कमरे में घर में धुआं करते हैं, एक तरह फॉगिंग करते हैं, आप धुआं करते हैं तो मॉस्किटोस रिपल करता है, वो मॉस्किटोस बाहर निकल जाते हैं उससे। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि जो है वो एक तो ये हो गया, दूसरा इसके अलावा क्या किया, अब आपने जो है वो कई सारे इलाज से उस समय। अब दूसरा क्या था, उस समय जो है वो जो वैद्य थे, उन वैद्य ने जो है वो कुनाइन, सिनकोना का जो छाल था, सिनकोना पेड़ का छाल था, उसका इस्तेमाल करना सीख लिया उन्होंने कि जो कुनैन का छाल निकालकर उस छाल को खिलाएंगे, उसको उबाल कर उसका काढ़ा पिलाएंगे तो व्यक्ति का की पर बुरी हवा का जो प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। तो आयुर्वेद जो है एक जमाने में बड़ा एडवांस था आयुर्वेद। बाकी मॉडर्न पैथी तो आई नहीं थी अस्तित्व में। मॉडर्न पैथी जो एलोपैथी है वो तो केमिस्ट्री जब इवॉल्व हुआ, जब केमिस्ट्री का नॉलेज बड़ा इवॉल्व हुआ, तब जाके एलोपैथिक पिक्चर में आया। उसके पहले तो यूनानी मेडिसिन हुआ, जो आयुर्वेद हुआ, ये प्रोमिनेंट मेडिसिन टेक्निक में से एक था, ठीक। फिर हिस्ट्री ऑफ मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया और सिम्टम ऑफ मलेरिया हैज बीन ट्रेस्ड बैक ओवर 4000 इयर्स अगेन के, मतलब बात इतनी सी है कि 4000 वर्षों पुरानी इसकी कहानी है, और अभी भी पुराने लिटरेचर में इसका जिक्र आपको मिलेगा। इवन जो है रोमन लिटरेचर, जो ओल्डेस्ट लिटरेचर में से एक लिटरेचर है ग्रीक रोमन लिटरेचर, उसमें भी आपको इसके केसेस मिल जाएंगे कि सबसे अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड केस के मलेरिया के बारे में जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट जो हमको मिलता है वो 2700 बिफोर क्राइस्ट बीसी के। आप समझिए अभी क्या आपका 2020 चल रहा है, आप लगा लीजिए कि कितना पुराना है, तकरीबन 4000 से भी अधिक पुराना जो ये घटना है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये बीमारी ने जो है वो, अब आप यदि काउंटिंग शुरू करें इसकी, तो पिछले 4000 वर्षों में कितने लोगों को मारा होगा इसने, आप समझ लीजिए। पूरा एक देश की पॉपुलेशन जो होगी उससे भी ज्यादा लोगों को इसने अफेक्ट किया होगा, मार दिया होगा इस बीमारी ने, ठीक है। और कारण है सबसे खतरनाक एनिमल, यानी टाइगर इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक जो है ये मच्छर है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि टाइगर अटैक से साल भर में कितने लोगों की डेथ हुई, बहुत मामूली आंकड़ा, वो भी जंगल के अंदर लोग होंगे, कोई ट्राइबल कम्युनिटी वहां रहती होगी, टाइगर आदमखोर, बहुत सारी जो है कॉम्बिनेशन आई, तब भी आप पाएंगे कि पूरी दुनिया में, मतलब मेरा अंदाजा कि पूरी दुनिया में 100 से ऊपर लोग नहीं होंगे जिनको टाइगर ने शिकार किया होगा जिनका, ठीक है।
लेकिन मच्छर ने कितनों का शिकार किया, एंड मॉस्किटोज, तो मॉस्किटो बोलता है दोस्त भूलना नहीं, जब तुम बोलते हो मच्छर ने कितनों का शिकार किया ना, तो भूल मत जाना। क्या नहीं भूलना? हमारे कोर्स में क्या क्या है? मलेरिया हम करते हैं, येलो फीवर हम करते हैं, डेंगू हम करते हैं, चिकनगुनिया हम करते हैं, ठीक है, चिका वायरस हम फैलाते हैं, फाइलेरिया हम करते हैं, जापानीज एनकेफेलाइटिस वो भी हम करते हैं, वेस्टर्न नाइल फीवर वो भी हम करते हैं। हाँ, तुम क्या करते हो? मतलब बात इतनी सी है कि मच्छर कहता है कि तुम शेर मेरे भूल जाओ, टाइगर वाइगर, ठीक है, टाइगर वाइगर का तो इतने बस की बात नहीं है, जितना खेल हम कर देते हैं ना छिपे छिपे, तुमको खबर ही नहीं लगती, तुमको खबर ही नहीं लगेगी। जंगल का राजा शेर, टाइगर, वो कहता भैया हमको तो खरगोश वरगोश मिल जाए, हमारी संख्या भी बहुत कम हो गई है, हमको तो टाइगर सेंसस में लोग गिन रहे हैं, बोलते हैं दुनिया में इतने टाइगर बचे हैं, इतने खत्म होने वाले, हमको तो लेकिन तुम होता हम तो संख्या में बहुत हैं। तुम अपने घर के पास में नाले में देखो, वहां पे गड्ढे में टिंग 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 पनप रहे हैं हम अंदर, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। ये तो है बड़ा खतरनाक, मतलब दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, डायनासोर से भी अधिक खतरनाक, ठीक है। देखिए मतलब पेट भर के खाना आदमी को छेद करके खून पिएगा, और ये इसको ब्रीडिंग के लिए जरूरी भी होता है, इसको कि अपने आप को इसको ब्रीड करना है तो उसके लिए जरूरी भी होता है चीज, ठीक है। और हम भी महान हैं, हमने भारत में ऐसे बहुत सारे, अरे देखिए बाहर के यूरोपियन देशों में लोग बाग क्या करते हैं, वो पूल वूल बनाते हैं सब, हमने कहा बच्चे खेलेंगे, सड़क ऐसी बनाएंगे, एक सीजन के बाद अगली सीजन में फिर हमें काम करने मिलेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भाई हमको सरकार ने जो बजट दिया उसमें ऐसी ही सड़क बनेगी जो इस मौसम चलेगी, अगले मौसम हमको फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगले मौसम हमको फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और इसी सड़क को बनाते बनाते जीवन पूरा कट जाएगा। कटु है पर सत्य है, कड़वा है बुरा है पर सच यही है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऐसे नाले गड्ढे हमारे यहां पे भरे होते हैं, और ये ब्रीडिंग फील्ड होता है मॉस्किटोज का, यहां मच्छर पनपते हैं, ठीक। कैसा इसका लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का? तो एनाफिलिस मॉस्किटो की यदि हम बात करें तो आप देखिए एनाफिलिस मॉस्किटो का लाइका जो है वो कई स्टेज से गुजरता है, और यदि केवल इतना भर कर ले हम कि हमारे आसपास के जो हमारे सड़कों में जो गड्ढे हैं, हमारे आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो, कहीं पर जो है वो जो रुका हुआ पानी है वो वहां ना रहे, या घर में कहीं जो है वो तालाब है, कहीं हमारे गांव में तालाब है, तो तालाब में बाकायदा उसका तालाब का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ दवाएं डलती हैं, उसमें गैम्बूसिया मछली छोड़ दी जाए। तालाब में मछली होती है भाई, एक मछली आप छोड़ दो ना, उस मछली का नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम है मछली का? मछली का नाम है गैम्बूसिया, ठीक है, गैम्बूसिया फिश। और इस फिश को बड़ा पसंद है ये सब खाना, उसका तो फेवरेट है, एंड सुबह दोपहर शाम जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब मन करेगा तब गैम्बूसिया मस्कीटो लार्वा को खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है इसे खाना, ठीक है। और आप उसको छोड़ दोगे तो ये उसके तालाब के अंदर जो रुके पानी में, जो घर में जो मान लो आपके वहां पे तालाब है गांव में, तालाब थोड़ा ना पूर देंगे हम कि क्या करेंगे, गैम्बूसिया मछली को छोड़ देंगे, और उस मछली में वो मछली क्या करेगी, मॉस्किटो लार्वा खाती रहेगी। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया एक तरह का। या जो छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उनको भर देना चाहिए हमको के, और जो है जिससे क्या होता है, जिससे कि जो है वो ये लार्वा पनप नहीं पाता। अब देखिए एडल्ट है, एडल्ट ने पानी में वाटर में जाकर उसने एग दिए, वाटर में उसने एग दिए, इस एग से लार्वा निकला, लार्वा स्टेज 1, लार्वा स्टेज 2, लार्वा स्टेज 3, लार्वा स्टेज 4, देन प्यूपा में कन्वर्ट हुआ, और प्यूपा फिर एडल्ट बन के उड़ गया। जीवन का एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर गुजरता है, इसका वाटर के अंदर होता है इसके, और ये जो है यदि इसको रुका हुआ वाटर ना मिले ना तो ये ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन वही वाली बात है ना, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। हम कैसे, देखो अब देखो बेटा, मैं कुछ बातें बोलता हूं बुरी लग सकती है कई लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, के हम आत्मनिर्भर बने। जब मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो वो केवल सामान के लिए नहीं बोलते, वो कहते हैं कि हमको खुद को भी इंप्रूव करना चाहिए, ठीक।
तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जब स्वच्छता अभियान की बात आती है, तो जब स्वच्छता अभियान शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो हमारे जो एरिया में जो छोटे मोटे जो नेता हैं वो लोग झाड़ू लेके थोड़ा फोटो वोटो खिंचा के फेसबुक पे इधर उधर डाल देंगे कि नहीं। स्वच्छता अभियान तो जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए कि आप इतना इंश्योर कर ले कि आपके घर के आसपास में कोई गड्ढा ऐसा ना रहे जिसमें पानी रुका हो, जिसमें मच्छर पनप सकते हो। एक बार इंस्पेक्शन कीजिए पूरे घर के आसपास का, अपने घर का इंस्पेक्शन कीजिए, घर के किनारों का कीजिए, घर के आंगन का कीजिए, घर के बाहर बालकनी में देखिए, घर के बाहर बरामदे में देखिए, और घर के आसपास देखिए कहीं पानी रुका तो नहीं है, उसमें मच्छर तो नहीं है। कोई छोटा मोटा गड्ढा है, पानी रुका है, उसमें मच्छर, तो थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, लार्वा मर जाएंगे उसमें उसके, ठीक है। कोशिश कीजिए कि वो गड्ढा वहां पे ना रहे, भर दीजिए उसको, भरवा दीजिए किसी से के, ठीक है, या खुद भर दीजिए। तो यदि हम सारे लोग जो है डिसाइड कर ले कि हम इसको ब्रीडिंग फील्ड प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है बीमारी का प्रकोप भी कम होगा, ठीक है, ठीक। और जैसे हमने आपसे कहा कि अब मॉस्किटो में सबसे खतरनाक क्या है, अब सबसे खतरनाक यदि मॉस्किटो से हम बात करें तो हम क्या देखते हैं बेटा, हम देखते हैं एडीज मॉस्किटो होता है, एक एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स होता है। एडीज बोलता है कि हम यहां के किंग हैं, ठीक है, तुम भले ही सब मच्छर हो, हम बहुत सारी बीमारी लेके जाते हैं, मतलब येलो फीवर, डेंगू, जिका, चिकनगुनिया, ठीक है, ये सारी बीमारी का क्रेडिट है एडीज को। क्यूलेक्स कहता है हमको भी कम मत समझना, वेस्टर्न नाइल फीवर खतरनाक फीवर है के, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के, ठीक है, और जो है वो फाइलेरिया, ये सारी बीमारी क्यूलेक्स के थ्रू फैलती है। एनाफिलिस कहता है हमको तुम्हारे जैसा डाइवर्सिफाई होकर काम करना नहीं आता है, हम सिर्फ एक बीमारी का ध्यान रखते हैं, वो है मलेरिया, और हम उसको ऐसा फैलाते हैं, आज भी ऐसा फैलाते हैं कि आदमी आज तक लड़ रहा है हमसे, 4000 वर्ष से जीत नहीं पाया, 4000 वर्ष से जीत नहीं पाया है। जिस दिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति की डेथ मलेरिया से नहीं होगी, उस दिन इस बीमारी को हम हरा पाएंगे। अदरवाइज 4 लाख लोग तो हर साल ये मच्छर का पैरासाइट लेके जा रहा है ना, 4 लाख लोगों की जान हर साल, 4 लाख लोग, 4 लाख लोग, तकरीबन मान लीजिए 0.5 मिलियन के आसपास, इतने लोगों की जान जो है वो हर साल लेता हुआ गया है, एवरेज निकाल लेंगे 10 साल का तो, ठीक है। अब 6 सबसे खतरनाक मॉस्किटोज कौन से हैं, एंड व्हाट आर द 6 मोस्ट नोटोरियस मॉस्किटो, देखते हैं एक बार हम। एक है क्यूलेक्स टार्सेलिस, ठीक है, ये इंडिया में भी देखा, आप इंडिया में भी प्रिंट किया। अब इसमें आंकड़े जो हैं ये, चूंकि ये आंकड़े कहां के, ये बाहर के, लेकिन इंडिया के अंदर भी क्यूलेक्स जो है वो प्रेजेंट है रूरल एरिया में के, और ये एनकेफेलाइटिस, जापानीज एनकेफेलाइटिस बीमारी को जो है वो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यूलेक्स जो है एनकेफेलाइटिस बीमारी को फैलाता है, ठीक है। और ये कब काटने आता है, ये जब शाम ढलती है ना, ठीक है, इवनिंग के समय के, इवनिंग के समय छाया, इवनिंग के समय और रात में ये काटता है बेसिकली, ठीक है। और क्यूलेक्स पाइपेंस जो है, क्यूलेक्स पाइपन जो है ये वेस्टर्न नाइल फीवर को और कभी कभी एनकेफेलाइटिस को भी ये के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कि ये भी रात के समय और शाम के समय काटता है। मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो जनरली काटने के लिए आएगा तो वो शाम के समय आएगा, रात के समय आएगा, ठीक है। और एडिस इजिप्टी ये खतरनाक है सबसे, ठीक है, ये मतलब डरता नहीं है, ये दिन के समय ही काटेगा, जो बने तुम कर लो भाई, कि हम दिन में ही काटेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिका डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर एडिस एल्बोपिक्टस, ये यूपी के अंदर काफी संख्या में बढ़ा है हाल ही में, ठीक है। एडिस एल्बोपिक्टस ये जिका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और एनकेफेलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी दिन के समय काटता है, ठीक है। फिर एडिस वैक्सन्स, ये भी एक नोटोरियस मॉस्किटो है, ये जो है वो इवनिंग, मतलब ये इवनिंग के समय, लेट आफ्टरनून, 4 बजे के, 4 से 6 बजे के बीच में लेट आफ्टरनून जो होता है, और रात में उस समय ये काटता है, के। और ये जो है बेसिकली सीजनल है, इसका ये मॉस्किटो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है वो देखने मिलते हैं हमको, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, वेस्टर्न नाइल डिजीज और एनकेफेलाइटिस को फैलाने वाले होते हैं। जबकि एनाफिलिस मॉस्किटो जो होता है वो आपको हर कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट देखने मिलेगा आपको एक के। और ये जो है ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि कुछ केसेस में यूरोपियन कंट्री में इसको एनकेफेलाइटिस से भी जोड़ा गया, पर कंफर्म नहीं है, पर मेनली ये मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये भी कब काटता है, ये भी शाम, इवनिंग में शाम के समय या रात में ये काटता है मॉस्किटो, ठीक है।
देखिए पानी के अंदर कई रुके हुए थमे हुए पानी में, एक तालाब में रुके हुए थमे पानी में आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लार्वा दिखाई, रियल फोटोग्राफ क्या आप देख रहे हैं, ये ब्लैक 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 दिखाई पड़ रहा है, ये मॉस्किटो लार्वा है बड़ी संख्या में। ठीक है, देखिए इसका क्लोज फोटोग्राफ लिया गया है इसका, तो आप देखिए ऐसे इस प्रकार से लार्वा जो है वो वाटर की सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, अपने आप कनेक्ट कर लेते हैं पानी के अंदर के सरफेस से, और ये ऐसे करके जो है वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं। ठीक है, और देखिए आप कि जो जहां जहां भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन है वहां सब पर जो है मलेरिया का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। यहां पे मॉस्किटो जो है बड़ी संख्या में पनपते हैं। आप देखिए पूरा इंडिया रेड हुआ पड़ा है, इंडिया पूरा रेड है। ठीक है, आप देखेंगे अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, ये पूरे हिस्से से जहां पे मलेरिया के केसेस हमको काफी सारे देखने मिलते हैं। ठीक है, अब मलेरिया में होता क्या है बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक व्यक्ति को काटेगा, व्यक्ति के शरीर में जो है वो स्पोरोराइट इंटर करेंगे, मॉस्किटो का जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम इज द रिस्पॉन्स, यानी प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआट के, प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक प्रोटोजोआट के, मॉस्किटो क्या होता है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल पैथोजन फॉर मलेरिया के। जबकि मॉस्किटो क्या होता है बेटा, मॉस्किटो इज ए वेक्टर, जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर है, वाहक है, वो तो केवल एक वाहक मात्र है के, और जो असली कारण है वो है प्लाज्मोडियम के। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा और फिर उसके लिवर में इन्फेक्ट करेगा, लिवर से रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेगा, फिर मच्छर उस इन्फेक्टेड व्यक्ति को मच्छर काटेगा तो मच्छर की बॉडी में आएगा वो प्रोटोजोआट के, और फिर मच्छर की बॉडी से फिर दूसरे इंसान में जाएगा, ऐसे इसका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू ये फैलता है। ये हम देख रहे हैं ब्लड का स्लाइड देख रहे हैं, उसमें हमको दिखाई पड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं वो इन्फेक्टेड आरबीसी है, मतलब दीज आर दी इन्फेक्टेड आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी में आप देख रहे हैं ये इन्फेक्टेड आरबीसी है, कि इन्फेक्टेड आरबीसी हमको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, देख रहे हैं ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि ब्लड के अंदर जो गैमेटोसाइट है ना, जो आरबीसी फोड़ के जो बाहर निकले होते हैं गैमेटोसाइट, वो हमको ब्लड के अंदर दिखाई पड़ते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए ये आरबीसी को फोड़कर बाहर निकला है, कि नहीं जो प्लाज्मोडियम है उसने अंदर इन्फेक्ट किया, आरबीसी को उसने रप्चर कर दे, तो इसलिए जब आरबीसी को ये रप्चर करता है तो क्या होता है बेटा, आरबीसी रप्चर करेगा तो बड़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, और वो हीमोग्लोबिन को जब बड़ी मात्रा में आरबीसी टूटेंगे, यानी प्लाज्मोडियम के कारण बड़ी मात्रा में आरबीसी टूटेंगे, तो उन आरबीसी को फिल्टर कहां करेंगे, उन आरबीसी को वहां पे जो है वो हटाएंगे, कहां पर, वो स्प्लीन में हटाएंगे। इसलिए आप पाएंगे कि मलेरिया के केसेस में स्प्लिनोमिगेलिट के स्प्लिन का साइज बढ़ जाना, तिल्ली का साइज बढ़ जाना, वो मलेरिया के केस में देखने मिलता है, क्योंकि कारण यह था कि आरबीसी अधिक रप्चर करती है, और उस आरबीसी को, उस एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए, ऐसी इन्फेक्टेड आरबीसी को हटाने के लिए स्प्लिन को काम करना पड़ता है, तो साइज बढ़ जाता है। Did you know that malaria is a leading cause of death worldwide? क्या आप जानते हैं कि आज भी दुनिया भर में सबसे अधिक मृत्यु का कारण जो है वो किसी बीमारी से दी है, तो वो मलेरिया से। अब आप बोलोगे सर कोविड-19, तो देखो ये सब क्या है, ये एपिडेमिक जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं रहती है, ये आती है, इंपैक्ट देती है और चली जाती है। तो एपिडेमिक इज नॉट फॉर एवर, ये फॉर एवर है। अब तक टोटल जोड़ लेंगे पिछले एक डिकेड में, 2 डिकेड में आप पाएंगे सबसे अधिक डेथ जो है वो किससे होती है, मलेरिया से होती है। ठीक है, इन 2018 देयर वर एस्टिमेटेड 4,05,000 डेथ फ्रॉम मलेरिया ग्लोबली, पूरे विश्व में जो है वो 4,05,000 लोगों की डेथ हुई है 2018 में के, और इसमें से सबसे अधिक डेथ जो हुई है वो हुई है उन बच्चों की जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है के। नियरली 85% ऑफ ग्लोबल मलेरिया डेथ इन 2018 वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन 20 कंट्रीज इन द WHO, अफ्रीकन रीजन एंड इंडिया के, यानी 85% जो डेथ है इनमें से वो कहां पर हुई है, वो केवल वो अफ्रीकन रीजन और इंडिया जैसी कंट्रीज में हुई है के। नाइजीरिया में सबसे अधिक डेथ देखी गई है, 24% जो ग्लोबल मलेरिया डेथ है, मतलब तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग के, यानी इस पूरे आंकड़े में से देखें तो 1 लाख लोग अकेले नाइजीरिया के अंदर उनकी डेथ हुई है मलेरिया से। नाइजीरिया बहुत अफ्रीकन एरिया है, काफी अधिक गरीबी है, ट्रीटमेंट अवेलेबल वहां नहीं होगा, इसलिए वहां पे देखिए कि 1 लाख लोगों की डेथ जो है इससे हो गई। WHO
हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को एडवाइजरी जारी करता है, भारत को जो है वो निर्देश जारी करता है कि भाई आपके वेक्टर कंट्रोल करो, मच्छर कंट्रोल करो, मच्छर कंट्रोल करो, क्योंकि कारण ये है कि इंडिया में हर बार खतरे को वो एनालाइज करते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा खतरा वेक्टर अटैक का थ्रू मॉस्किटो होता है। और देखिए आपकी टोटल नंबर ऑफ केसेस देखिए एक साल में इंडिया के अंदर जब नंबर ऑफ केसेस के की बीमारी की बात, नंबर ऑफ केसेस की बात करें हम के, तो एक साल में तकरीबन 1 लाख के आसपास 97,000, ये आंकड़ा कब का है, ये डेटा जो है वो 2019 का डेटा है के, तो आप पाएंगे कि तकरीबन एक साल में 97,740 तकरीबन 97,000 केसेस डेंगू के होते हैं। 11 लाख, आज भी 11 लाख 11 लाख केसेस मलेरिया के होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट करते हो आप तब जाके डेथ रोक पाते हो आपके। 1615 केस जापानीज एंसेफेलाइटिस के देखे गए और बड़े सीरियस केसेस थे, कई रिपोर्ट भी नहीं किए गए उसमें। चिकनगुनिया के 26,000 के आसपास केस हुए। आप सोचिए कि ये एक साल का आंकड़ा है। अब आप बताइए मेरे को कि इन सबको जोड़ लोगे आप तो एक बड़ा यानी मच्छर जो है वो लाखों लोगों को बीमार कर रहा है ना। ठीक, वर्ल्ड मलेरिया डे, मलेरिया के लिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, मलेरिया से लड़ने के लिए जो है हर साल जो है वो 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड मलेरिया डे को मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। यानी वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को उसको मनाते हैं। ठीक है, अब मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं आप सब जानते हो। ठंड लग के बुखार आना, कोल्ड फीवर, ठंड लगना, कपकपी आना, बुखार होना, तेज पसीना आना, सर दर्द का होना, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग जैसा लगना है, वॉमिटिंग का होना, डायरिया होना, मसल पेन होना, कई बार स्टूल में जो है वो उसमें ब्लड भी आता है उसके अंदर के, और कई सीवियर केसेस में कन्वर्जन होते हैं। जो जब फीवर जो है वो फैल्सीफरम की बात करें, इसको हम सेरिब्रल मलेरिया, फैल्सीफरम को हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, तो उसमें कई बार कन्वर्जन भी आते हैं के, यानी व्यक्ति को जो है दौरा आता है एक प्रकार से। ठीक है ना, क्लियर। देखिए, द अटैक ऑफ मलेरिया इज प्रीसीडेड बाय यार्निंग, टायर्डनेस, हेडेक एंड मस्कुलर पेन के। यानी मलेरिया के शुरुआत में यानी व्यक्ति को क्या रहेगा, थोड़ा दिन भर स्लीपी रखता रहेगा, उसे बार बार उसको जमहाई आएगी, यान करेगा बार बार उठ के, सिर दर्द रहेगा उसको, मस्कुलर पेन रहेगा उसको। ठीक है, ये मलेरिया होने के पहले की अवस्था है। यानी अटैक ने मलेरिया का अटैक ऐसा होता है कि एकदम तेज ठंड लगेगी और तेज बुखार आ जाएगा के, उसके पहले ये सिम्टम देखने मिलते हैं। ड्यूरिंग द फीवर द पेशेंट फील्स चिली एंड शिवर्स एंड हैज एक्यूट हेडेक, नॉजिया एंड हाई टेम्परेचर के। जब बुखार आएगा तो पेशेंट को जो है वो तेज ठंड लगेगी, उसे कपकपी आएगी, उसको तेज सर दर्द होगा, उसको वोमिटिंग जैसा लगेगा, उसको बॉडी टेम्परेचर हायर साइड हो जाएगा इस करके। आफ्टर ए फ्यू आवर्स द बॉडी परस्पायर फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल के। और थोड़ी कुछ समय के बाद क्या, कुछ घंटों के बाद क्या होगा कि व्यक्ति को तेज पसीना आएगा, पसीना आने के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। ठीक है, और ये साइकिल जो है लगातार चलता रहेगा यदि मेडिसिन को नहीं लिया गया। ठीक है, यानी मलेरिया में कांस्टेंट फीवर नहीं बना रहता है, जबकि टाइफाइड में, के याद रखिएगा बेटा, के टाइफाइड में बैक्टीरियल डिजीज है, सामान्य टाइफाइड होता है। टाइफाइड में जो बुखार है, फीवर है, वो कांस्टेंट है, फीवर जो है वो कांस्टेंट हाई बनाता है टाइफाइड में फीवर कांस्टेंट हाई बना रहता है। जबकि मलेरिया में क्या होता है, फीवर हाई होता है, फिर डिप करता है, फिर हाई होता है, फिर डिप करता है, एक दिन छोड़ के बुखार आएगा। ठीक है ना, एक दिन या 2 दिन छोड़ के बुखार आएगा। ब्लड स्मीयर मेड ड्यूरिंग फीवर शोज द मलेरिया पैरासाइट के, नो पैरासाइट आर सीन एट अदर टाइम। जब व्यक्ति को बुखार आता है, कपकपी लग के बुखार आता है, फीवर आता है, उस समय यदि आप व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेंगे तो ब्लड के अंदर आपको बाकायदा मलेरिया पैरासाइट देखने मिलेंगे। लेकिन जब बुखार उतर जाएगा तब यदि ब्लड सैंपल लेंगे तो मलेरिया पैरासाइट ब्लड में देखने नहीं मिलेंगे, वो आरबीसी के अंदर जा चुके होंगे वो। ठीक है, इन क्रोनिक केसेस there are general weakness and anemia paleness due to large scale destruction of the red blood corpuscles के। कई लोगों को मलेरिया जो है वो लंबे समय तक बना रहता है, उनको लंबे समय तक बना रहता है, तो वैसे में क्या होता है कि उनको एनीमिया भी आता है, यानी बड़ी संख्या में आरबीसी रप्चर कर रही होती है और वो काफी कमजोर भी आते हैं वो लोग। ठीक है, और उनका स्प्लीन का और लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। कि स्प्लीन का साइज इसलिए बढ़ता है कि बड़े पैमाने पर आरबीसी को डिस्ट्रॉय होते हैं, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करने के लिए स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, और लीवर का साइज इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि जो है वो ये सारी प्रोसेस में जो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉक्सिन रिलीज करता है ये मलेरिया पैरासाइट, तो उसके चलते क्या होता है कि लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय
द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के मलेरिया जो होता है उन टॉक्सिन के कारण होता है जो प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड दिस इज द प्लाज्मोडियम। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये है प्लाज्मोडियम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पैथोजन, जिम्मेदार रोग कारक बीमारी का ये, ठीक है ना। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात है कि यानी इस जो पैरासाइट है, जो हम परजीवी की बात कर रहे हैं, जो प्लाज्मोडियम है, उसका सेक्सुअल साइकिल है ना, उसका लैंगिक साइकिल है ना, उसके सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज होते हैं। इनके सेक्सुअल साइकिल कहां होता है? मॉस्किटो में। सेक्सुअल साइकिल उसका कहां होता है? वो मॉस्किटो में होता है। मतलब इस पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के अंदर होता है, और एसेक्सुअल साइकिल कहां पे होता है? वो होता है आपका ह्यूमन बॉडी में होता है। इसमें के क्लियर? जब मच्छर काटता है तो ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्टिव चीज को वो इंजेक्ट करता है। प्लाज्मोडियम का जो के जीवन चक्र में, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में कई सारी अवस्थाएं होती हैं, देखेंगे हम एक करके। अभी बेटा हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कई सारी अवस्थाएं होती हैं। देयर आर लॉट सेवरल फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। उसमें से जो फेज ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव होती है वो होती है स्पोरोजाइट। ये कहां मिलते हैं? ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। मॉस्किटो की ये सलाइवरी ग्लैंड में रहते हैं, ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में रहते हैं, और वहां से ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, और ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ये लिवर सेल में अंदर जाके ग्रो करते हैं अपने आप को, और ये मलेरिया के लिए फिर जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। पर जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और ब्लड के अंदर जो आरबीसी को ये अटैक करते हैं, ठीक है ना। क्लियर? जो मीरोजाइट होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमको देखने मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पूरा साइकिल इसका आगे। द मलेरिया पैरासाइट आर कैरिड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वेक्टर क्या है इसका? इसका वेक्टर मेल एनाफिलिस नहीं होता। मेल एनाफिलिस जो होता है फलों का रस पीता है, फीमेल एनाफिलिस जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये मॉस्किटो पिक द पैरासाइट विद द ब्लड व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब ये इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है तो ये पैरासाइट को ब्लड के साथ में ले लेता है, ठीक है। When the infected mosquito bites a healthy person, parasite migrate into the blood with the saliva, which the mosquito inject before sucking up blood to prevent the clotting. के यानी जब भी मच्छर काटता है बेटा, जब भी मच्छर काटता है तो सबसे पहले वो छेद करता है और अपना सलाइवा ब्लड में डालता है, बॉडी में डालता है, और उसके बाद फिर ब्लड सक करता है, क्योंकि आपका ब्लड कोगुलेट ना कर जाए, है ना। तो वो करता, तो जब वो सलाइवा को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, उस सलाइवा के साथ में वो स्पोरोजाइट को बॉडी के अंदर छोड़ता है। स्पोरोजाइट मतलब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजाइट कहते हैं। देखिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। मैं धीमे धीमे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता हुआ चलूंगा इसमें, ताकि इंफॉर्मेशन आपको एकदम रिटर्न करे, ध्यान रहे, समझिए ऐसे के। एक मच्छर ने, ठीक है, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं इसके, एक मॉस्किटो है, ठीक है, इस मॉस्किटो ने एक इंसान को काटा, ठीक है। इस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट प्रेजेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। मतलब मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था, कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है ह्यूमन बींग्स के लिए? तो हमने कहा स्पोरोजाइट को उसने ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, ठीक है। स्पोरोजाइट ने किस पर अटैक किया? हेपेटिक सेल पर अटैक किया उसने। हेपेटिक सेल में जाकर इसने अपने आप को जो है वो मल्टीप्लाई किया इसने, ठीक है। फिर हेपेटिक सेल से ये बाहर निकला, किस फॉर्म में बाहर निकला? ये मीरोजाइट के फॉर्म में बाहर निकला। हेपेटिक सेल से ये मीरोजाइट के फॉर्म में बाहर निकला, ठीक है, क्लियर। और इन मीरोजाइट ने क्या किया? इरिथ्रोसाइट जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अफेक्ट किया, ठीक है। और उनमें से क्या बाहर निकला? उनमें से बाहर निकलेगा जो है वो, उनमें से क्या बाहर निकलेगा? गैमेटोसाइट बाहर निकलेंगे, उसमें से गैमेटोसाइट बाहर निकलेंगे। ये गैमेटोसाइट ब्लड के अंदर घूम रहे होंगे, ठीक है। और इन गैमेटोसाइट जब मच्छर ने काटा, जब हमको दोबारा मच्छर ने काटा,
तो ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो के मच्छर के अंदर चले गए, ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर चले गए, ठीक है। मॉस्किटो में मेल और फीमेल गैमेटोसाइट उसके अंदर गए, उन्होंने आपस में जो है वो फर्टिलाइज किया उन्होंने और जाइगोट बन गया। मतलब सेक्सुअल फेज कहां होता है इसका? सेक्सुअल फेज होता है मच्छर के अंदर। जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, जाइगोट ने ऊकाइनिट में कन्वर्ट हुआ और ये इसने मच्छर के इंटेस्टाइन को अफेक्ट किया, ठीक है। फिर उससे ऊसिस्ट बना, फिर ऊसिस्ट से सिस्ट बाहर निकले और ये सिस्ट फाइनली कहां गए? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर गए और सलाइवरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गए जाकर ये स्पोरोसाइट में कन्वर्ट हो गए। और इसका मतलब ये, अब आपके पास यहां पे दो क्वेश्चन, देखो इतना डिटेल में आप जो बताया आपको मैंने उसमें से दो बातें कभी नहीं भूलना बेटा, ठीक है। दो बातें कभी नहीं भूलना। पहली बात ये कि जब मच्छर आदमी को काटता है तो क्या अंदर डाल देता है? मच्छर यानी इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब व्यक्ति को काटेगा तो क्या ह्यूमन बॉडी में डाल देगा? स्पोरोजाइट डाल देगा। क्लियर? ठीक है। और जब मच्छर आदमी को काटेगा, हेल्दी मच्छर इसको कुछ नहीं है, उसने एक इन्फेक्टेड आदमी को काट लिया तो ब्लड के साथ वो क्या अपने अंदर ले लेगा? गैमेटोसाइट अंदर ले लेगा वो। तो गैमेटोसाइट इज इन्फेक्टिव फॉर मॉस्किटो एंड स्पोरोजाइट इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन बींग्स। क्लियर? याद रखेंगे, स्पोरोजाइट इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड गैमेटोसाइट इज इन्फेक्टिव फॉर मॉस्किटो। ठीक है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, है ना? स्पोरोजाइट आया ह्यूमन बॉडी में, लिवर सेल में गया, लिवर सेल में जाके मीरोजाइट में कन्वर्ट हुआ। मीरोजाइट ने क्या किया? आरबीसी को इन्फेक्ट किया, आरबीसी से फिर गैमेटोसाइट बाहर निकले, गैमेटोसाइट को मच्छर ने अपने अंदर लिया, फिर गैमेटोसाइट से गैमेट बने, गैमेट से जाइगोट बना, जाइगोट से ऊकाइनिट बना, ऊसिस्ट बना, उससे स्पोरोजाइट निकले और स्पोरोजाइट उसकी मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे हो गए, वहां से ह्यूमन बॉडी में। दिस इज दिस साइकिल। यानी जो सेक्सुअल फेज है वो मॉस्किटो के अंदर होता है और एसेक्सुअल फेज जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। क्लियर? तो दो मैंने कहा ना बेटा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से, क्योंकि कई लोगों को मलेरिया समझ में नहीं आता, कि बिल्कुल ध्यान से संभल कर समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो क्या कहा हमने कहा कि अब यहां पे हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, कि फ्लो चार्ट थोड़ा सा दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट में मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजाइट इनटू ह्यूमन बॉडी व्हाइल फीडिंग ऑन ब्लड। ठीक है, पहला स्टेप फ्लो चार्ट में, मच्छर स्पोरोजाइट को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करता है जब वो ब्लड को सक करता है, कि स्पोरोजाइट रीचेस लीवर थ्रू द ब्लड, स्पोरोजाइट ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज लिवर सेल के अंदर होता है, ठीक है, और ये बस्ट होती है और मोर स्पोरोजाइट को रिलीज करती है, और ये स्पोरोजाइट जो होते हैं और भी ज्यादा लिवर सेल को ये अफेक्ट करते हैं, और भी ज्यादा लिवर सेल को अफेक्ट करते हैं, कि कुछ स्पोरोजाइट जो होते हैं वो मीरोजाइट में कन्वर्ट होते हैं और वो आरबीसी को असर करते हैं, कि पैरासाइट इंटर्स इनटू रेड ब्लड सेल, asexual reproduction produces more parasite, RBC burst and release hemoglobin that causes fever and chill, parasite infect more RBC के। अब देखो क्या हुआ, स्पोरोजाइट ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और ये लिवर सेल को उसने और भी जब लिवर सेल बस्ट हुआ तो ये बाहर निकले, उसने और लिवर सेल को इन्फेक्ट किया, उसने कुछ स्पोरोजाइट मीरोजाइट में कन्वर्ट हो गए और ये मीरोजाइट ने आरबीसी को इन्फेक्ट किया। अब आरबीसी के अंदर जब इन्फेक्शन हुआ तो आरबीसी में जो है इसने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ किया, इस पैरासाइट ने आरबीसी डिस्ट्रॉय किया। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय किया तो एक केमिकल निकला, उस केमिकल का नाम था हीमोजॉइन। एक केमिकल निकला हीमोजॉइन जो हीमोग्लोबिन के टूटने पर बना। तो ये जो हीमोजॉइन है इसके कारण हमें बुखार आता है, एंड व्हाई देयर इज फीवर इन मलेरिया जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोजॉइन। ठीक है, तो जब भी मलेरिया में व्यक्ति को बुखार आता है मतलब आरबीसी फट रहे होते हैं, आरबीसी टूट रहे होते हैं, हीमोजॉइन निकल रहा होता है, इसलिए फीवर आ रहा होता है। ठीक है, फिर कुछ आरबीसी ने गैमेटोसाइट को बनाया। ये गैमेटोसाइट मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं। मच्छर फीमेल एनाफिलिस ने जो है वो ब्लड को लिया उसने, तो गैमेटोसाइट बॉडी के अंदर गए, वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ और फाइनली क्या हुआ स्पोरोजाइट बनके सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये पूरा फ्लो चार्ट है इसका। ठीक, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पर। अभी तक जितनी बातें की हमने उसमें एनसीईआरटी नहीं दिखाया मैंने आपको, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसको हम पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना बेटा, सम ऑफ ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ 2, कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ से भी होती है। मलेरिया ए डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर, कब से ये बताया मैंने आपको, 4000 वर्ष हो गए। प्लाज्मोडियम
ए टाइनी प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेली भी होता है, ठीक है, जो इंडिया में देखने का मिलता है, के आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ये अलग अलग प्रकार के मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे खतरनाक मलेरिया जो है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, इनमें से जो है वो जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो किससे होता है? जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से होता है, ठीक है। ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। आपने सुना होगा अंडमान निकोबार में सुना होगा आपने कि अंग्रेज लोग सजाए काला पानी दे दिया करते थे, सुना है नहीं सर के? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी बेटा, तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो क्रांतिकारी हैं, मान लो कोई क्रांतिकारी है, कोई जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बोल रहा है, अखबार में लिख रहा है और लोगों को बतला रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे साथ ठीक नहीं कर रही है, तो अंग्रेज लोग उसको मार तो सकते नहीं। उन्होंने कहा कि यदि मारेंगे तो पब्लिक को सिंपैथी मिलेगी और लीडर पैदा होंगे। क्या होता है कि जो करिश्मेटिक लीडर जो होते हैं ना, चमत्कारी जो लोग होते हैं, वो कभी मरते नहीं है मुड़ के। उनको यदि कोई मारता है ना तो चार लोग और वैसे पैदा हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई इनका तरीका ये कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए और इनको सजाए काला पानी दे दिया जाए। अब सजाए काला पानी क्या है? ये है अंडमान निकोबार में बनी हुई एक जेल। कभी अंडमान जाइएगा देखिएगा, अंडमान निकोबार में बनी हुई एक जेल है जहां जिसको हमने कहा कि वहां पे सजाए काला पानी वाले जो अपराधी थे, जिनको अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत अपराधी बोलती थी, वहां पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कोई किसी को मारा हो, ऐसा वहां पे पॉलिटिकल बंदी थे। अधिकांश लोग कौन थे? जो राजनीतिक बंदी थे। उन्हें उस जमाने में जिन लोगों को पॉलिटिकली जिनको सजा देनी थी तो उनको वहां पे अरेस्ट करके भेज दिया करते थे। अब वहां पे क्या था, जेल खुली टाइप की जलती है। जेल में जो है वो बहुत सारी जालियां मालियां नहीं, जेल खुली टाइप की जेल है, बेसिकली उठ के बड़ा सा जेल है। बहुत सारे मच्छर होते हैं अंडमान में। फेल्सीफेरम का पैरासाइट वहां पे बड़ा कॉमन है। तो संभावना है कि 1-2 साल कुछ महीने गुजरेंगे तो मलेरिया होगा, और अधिकांश संभावना ये कि वो मलेरिया क्या होगा? फेल्सीफेरम मलेरिया होगा। और ट्रीटमेंट हम करेंगे नहीं, इलाज हम करेंगे नहीं। मलेरिया हो गया फेल्सीफेरम, आदमी को मारे बगैर आदमी मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा। सजाए काला पानी क्यों पीते थे? क्योंकि जब आदमी मरने वाला होता था कुछ समय पहले, जब सीवियर इन्फेक्शन हुआ करता था तो उसका पूरा यूरिन, इतना ब्लड लॉस होता था उसका, इतना आरबीसी टूटता था, इस लेवल का केमिकल डिस्ट्रक्शन बॉडी में होता था आरबीसी का, कि ब्लड जो है वो जो यूरिन है, यूरिन ब्लैक कलर का आया करता था। नाम दिया गया काला पानी। हो गया काला पानी, मतलब अब जाने वाला आदमी, खत्म हो गई बात। ये बहुत दिन तक खेल खेला इन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत दिन तक इस खेल को खेला इन्होंने के देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती है जो मलेरिया करती है बेटा। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे होता है बिनाइन टर्शियन मलेरिया होकर के हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे बुखार आएगा। एक दिन आया बुखार, दूसरे दिन नहीं आएगा, थर्ड डे बुखार आएगा के, तो एवरी थर्ड डे के विच अटैक एवरी थर्ड डे के। डे 1 फीवर है, डे 2 फीवर नहीं है, डे 3 फीवर है के, तो एवरी थर्ड डे जो है फीवर आएगा इसमें के, आफ्टर 48 आवर के। ऐसे मैं इसको थोड़ा गलत बना दिया इसको, मैंने बोला कि ये क्या होता है टच में, एवरेज 1 दिन, 2 दिन और तीसरा दिन के। यहाँ क्या होगा आप ये 48 आवर के बाद के, आफ्टर 48 आवर है ना। डे 1 पे फीवर था, डे 2 और 3 के 2 दिन में नहीं रहेगा, और तीसरे दिन थर्ड डे दिन कहां से गिनेंगे आप? बुखार के अगले दिन से गिनेंगे, 1, 2 एंड 3, थर्ड डे जो है फीवर आएगा के। फीवर जो है वो माइल्ड होगा। यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उतना खतरनाक, उतना फेटल नहीं होता है, ठीक है। और ये स्पीसीज बड़े संख्या में हमको देखने मिलती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। इसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको भी हम बिनाइन टर्शियन मलेरिया कहते हैं, और ये भी 48 आवर में हर थर्ड डे, हर 48 घंटे के बाद हर तीसरे दिन जो है वो फीवर आएगा के। ये वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखने मिलता है। हमारे इंडिया में प्लाज्मोडियम ओवेल देखने नहीं मिलता है, ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम मलेरी, इसे कॉटन फीवर कहते हैं, क्योंकि इसमें हर चौथे
डे 1 पे बुखार है, 2, 3, 4 बुखार नहीं रहेगा, डे 5 पे फीवर आएगा के, तो 1, 2, 3 72 आवर के बाद फिर बुखार आएगा के, एवरी 4th डे के हर चौथे दिन बुखार आएगा यहां पर, इसलिए क्या बोलते हैं कि 72 आवर के बाद हर 4th डे जो है वो फीवर आएगा, इसलिए से क्वार्टर मलेरिया कहते हैं। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में देखने मिलता है कि ये, परंतु ये ज्यादा कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। इट अलोन इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग 3 टाइप ऑफ मलेरिया के, ये अकेले से 3 प्रकार के सिम्टम मिल सकते हैं आपको, ठीक है, इससे आपको 3 तरह के सिम्टम मिलते हैं, मतलब ये प्रेडिक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। जिस पैमाने पर आरबीसी रप्चर करती है इसमें, तो वो आपको कोई भी सिम्टम देखने मिल सकता है इसमें के, इसे हम बोलते हैं क्वाडिटियन, हम कहते हैं ये 3 प्रकार का मलेरिया ये कर सकता है। चौथा 4th टाइप है जो 3 तरह का मलेरिया के सिम्टम दे सकता है, क्वाडिटियन मलेरिया कहते हैं कि इट अटैक ऑलमोस्ट डेली मैलिग्नेंट टर्शियर मलेरिया विच ऑकर एवरी 40, ये रोज में इसमें रोज में फीवर आ सकता है, एक दिन छोड़ के बुखार आ सकता है, 2 दिन छोड़ के बुखार आ सकता है, मतलब ये सब तरह के सिम्टम को ये शो करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इट इज वेरी सीवियर एंड ऑफन फेटल, सबसे खतरनाक होता है और ये जानलेवा होता है, इसमें कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है, जान चली जाती है। और ये बड़ा इन्हें लिखा ना इर्रेगुलर मलेरिया, कुछ नहीं कह सकते, पैटर्न नहीं है इसमें, आपको तो कंफ्यूज कर जाता है आदमी कई बार के, कहीं ये टाइफाइड तो नहीं है, टाइफाइड में कांस्टेंट हाई फीवर रहता है, इसमें भी कांस्टेंट हाई फीवर रह सकता है, कभी फ्लक्चुएट करेगा कभी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये केवल ट्राइन है, ये फैल्सिफेरम से हमने कहा ना अंडमान में देखने मिलेगा, तो ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो देखने मिलता है, ठीक है। देखिए यदि हम इनका जो है स्लाइड तैयार करें, इनका ट्रोफोजाइट को देखें, हम इन्हें इस पैरासाइट की जो आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर जो इसका जो फेज होता है ट्रोफोजाइट, उसको यदि हम देखें इन्हें आरबीसी के अंदर इसके इस पैरासाइट की हम ट्रोफोजाइट स्टेज को देखें, तो हम पाएंगे कि कुछ हमको अंतर देखने मिलते हैं ब्लड स्लाइड के अंदर, कि जैसे हमने आपसे कहा कि हमें यदि ये प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होगा तो हमको जो है वो डेलिकेट रिंग डबल डॉट हेडफोन के समान हमें देखने मिलेगा, ऐसे हेडफोन होता है, देखिए हेडफोन के समान हमें देखने मिलेगा, डबल डॉट रिंग के साथ के डेलिकेट पतली सी रिंग दिखाई पड़ेगी, डबल डॉट दिखाई पड़ेगा हमें, क्या, ठीक है। आरबीसी के अंदर हमको कई बार रिंग दिखाई पड़ती है, कि रिंग के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, कहां, फैल्सिफेरम में, के फैल्सिफेरम जब अटैक करेगा ना, तो आरबीसी के अंदर हमको रिंग समान दिखाई पड़ेगा या हेडफोन के समान हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। आरबीसी के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। जब मलेरिया इन्फेक्ट करेगा तो हमको स्मॉल थिक रिंग देखने मिलेगी, जहां पर हेडफोन जैसा स्ट्रक्चर देखने आपको नहीं मिलेगा, और आरबीसी का साइज नहीं बदलेगा यहां पे। जब ओवली अटैक करेगा तो ओवली में आपको जो है कुछ आरबीसी के अंदर कुछ डॉट देखने मिलेंगे, और उन डॉट को हम बोलते हैं सुफनस डॉट कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सुफनस डॉट कहते हैं। तो ये सुफनस डॉट एग्जाम में पूछा गया बेटा के, इन्हें अब आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है डिटेल में, अभी समझ लीजिए कि प्लाज्मोडियम ओवल जब अटैक करेगा तो आरबीसी के अंदर आपको जो है वो एक थिक रिंग दिखाई पड़ेगी और छोटे छोटे डॉट दिखाई पड़ेंगे, हम सुफनर डॉट कहते हैं। आरबीसी का साइज जनरली इसमें बढ़ जाता है कि जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंफेक्शन होगा तो आरबीसी में आपको सुफनस डॉट देखने मिलेंगे यहां पर, और जो है ये इसमें भी आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, इसमें भी आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा, पर सुफनर डॉट का नंबर अधिक होगा, ओवल के अंदर नंबर हमको अधिक देखने मिलेगा ये, ठीक है। देखिए कैसे पहचानते हैं हम के, और आप बोलेंगे सर, आप पूछेंगे सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो देखो बेटा ऐसा है कि ये मलेरिया हमारे सिलेबस में बड़े अच्छे से दे रखा है जो है एनसीईआरटी में, तो हमें बिल्कुल बेसिक चीज जो जनरल लेबोरेटरी प्रोसीजर है, जनरल इंफॉर्मेशन है, वो हमको पता होना चाहिए यहाँ पे। जैसे हम देखते हैं कि फीचर और चारों को कंपेयर कर लिया हमने यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, क्या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, वाइवेक्स और ओवेल और मलेरिया के। आप नंबर 1 उसने पूछा है क्या आरबीसी का साइज बढ़ेगा, इन लार्ज इन्फेक्टेड आरबीसी, जो इन्फेक्टेड आरबीसी उसका साइज बढ़ेगा, फैल्सिफेरम में नहीं बढ़ेगा, मलेरिया में नहीं बढ़ेगा, और ओवेल और वाइवेक्स में आपको साइज बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इन्फेक्टेड आरबीसी का शेप क्या होगा, तो याद रखिएगा फैल्सिफेरम में शेप राउंड हो जाएगा, आरबीसी का शेप राउंड रहेगा यहां पे, वाइवेक्स में राउंड और डिस्टॉर्टेड शेप रहेगा आपको, ओवेल में जो है शेप ओवल हो जाएगा, इसलिए इसको ओवेल बोलते हैं कि ओवेल हो जाएगा, और फिम्बरी समान हमें आरबीसी में दिखाई पड़ेंगे, जबकि मलेरिया में शेप राउंड रहेगा इसमें के। फिर
इन्फेक्टेड आरबीसी में कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक चीज देखने मिलेगी आपको। तो जो इन्फेक्टेड आरबीसी उसमें हमको जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवल के इन्फेक्शन में हमको सुफनस स्पॉट देखने मिलेंगे, में सुफनस डॉट या सुफनस स्पॉट हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। जबकि यहां पे में कुछ क्लेफ्ट देखने मिलेंगे, जो मॉर क्लेफ्ट कहते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, मॉर क्लेफ्ट हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर ट्रोफोजाइट का शेप क्या होगा, ट्रोफोजाइट किस शेप का दिखाई पड़ेगा हमें, ट्रोफोजाइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज इनसाइड द आरबीसी के, तो स्मॉल रिंग के समान दिखाई पड़ेगा फेल्सिफरम में, लार्ज रिंग के समान दिखाई पड़ेगा वाइवेक्स में, लार्ज रिंग के समान दिखाई पड़ेगा ओवल में, और स्मॉल रिंग के समान दिखाई पड़ेगा मलेरी में, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। फिर अब ये क्रोमेटिन डार्ट छोड़ दीजिए आपके, हम बात करते हैं बेटा कि जो इसमें जो मैच्योर साइजोंट है, जो इसके इसमें जो क्या होते हैं, ये बेसिकली साइजोंट क्या है, इट इज ऑल्सो जो है वो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करके म्यूरोजाइट बना के बाहर निकलेंगे, जो पैरासाइट है उनके। साइजोंट इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट के, तो उसमें आप देखेंगे तो जो फेल्सिफरम में साइजोंट आपको जो है वो रेयर मैच्योर देखने मिलेंगे, 15 से 30 म्यूरोजाइट को रिलीज करेगा आरबीसी के, यहां पे 12 से 24 को रिलीज करेगा, ओवल में 4 से 12 को रिलीज करेगा, और जो है मैलेरी में 6 से 12 को वो रिलीज करेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लड की फिल्म, थिन फिल्म को देखकर जो पैथोलॉजिस्ट होता है, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, वो समझ जाता है कि कौन सा मलेरिया है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया ब्लैक वाटर फीवर के बारे में बताया मैंने आपको, के इसमें क्या होता है बेटा, ये सबसे खतरनाक मलेरिया किससे होता है, ये होता है इट इज ड्यू टू द प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, ठीक है। इसमें मैसिव बड़े पैमाने पर इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, बड़े पैमाने पर आरबीसी रप्चर करती है बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वहां पे बड़े पैमाने पर आरबीसी रप्चर करती है, और इससे सीवियर एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया होता है, बड़े पैमाने पर जो है आरबीसी टूटने के कारण एनीमिया होता है, और ऐसा एनीमिया जो आरबीसी के टूटने पर होता है, ऐसा एनीमिया जो आरबीसी के टूटने पर होता है उसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन काउंट बढ़ जाएगा, जॉइंटिस के समान सिम्टम दिखाई पड़ेंगे हमें, आंखें पीली हो जाएंगी, स्किन भी पीली जाएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है वो बिलिरुबिन पिगमेंट बन रहा है, आरबीसी रप्चर कर रही है यहां पे, ठीक है ना। फिर देखिए आप है ना, यूरिन नॉर्मल यूरिन कलर, नॉर्मल कलर ये होता है, ठीक है, लेकिन जो फेल्सिफरम में यूरिन का कलर दिखाई पड़ेगा वो देखिए यूरिन कलर इन फेल्सिफरम, ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरेट, वेरी वेरी आईएमपी, मैंने बताया आपको बेटा कि ह्यूमन बॉडी के लिए इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होता है, इसका वो होता है स्पोरोजाइट इज द इन्फेक्शियस फॉर्म, ठीक है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। The parasite initially multiply within the liver cell, देखा अभी हमने कि सबसे पहला पैरासाइट कहां जाएगा, लिवर सेल में, कौन जाएगा बेटा, स्पोरोजाइट जाएगा, वहां मल्टीप्लाई करेगा, देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स, म्यूरोजाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगा और आरबीसी पर अटैक करेगा, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन। जब क्या हुआ बेटा, स्पोरोजाइट बॉडी के अंदर आया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, और जो है उसने लिवर सेल से बाहर निकला, आरबीसी को इन्फेक्ट किया, उसने आरबीसी को तोड़कर बाहर निकला, वो आरबीसी को टूटा, रप्चर हुआ आरबीसी, तो उससे हीमोजॉइन निकला, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज के, जिसके कारण हर 3 से 4 दिन में बुखार आता है, फीवर आता है, मतलब मलेरिया के टिपिकल सिम्टम आपको देखने मिलते हैं हीमोजॉइन के निकलने के कारण, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। और ये कैसे बनता है, ये आरबीसी जब प्लाज्मोडियम आरबीसी पर अटैक करता है, आरबीसी को रप्चर करता है, तो ये हीमोजॉइन बाहर निकलता है, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, फिगर 8.1, बड़े ध्यान से देखिएगा और अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, ठीक है। अब बनाने की जरूरत नहीं, आपकी एनसीईआरटी में है बेटा ऑलरेडी के। तो हम शुरू कहां से करते हैं, हमने कहा व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजाइट इंजेक्टेड विथ बाइट, स्पोरोजाइट आ गया बॉडी के अंदर के, तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गया, स्पोरोजाइट हो गया, है ना, ठीक है। कहां गया, लिवर सेल तक पहुंचा, ये ब्लड से लिवर सेल तक गया उठ के, ठीक। पैरासाइट लिवर सेल में अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेल को बस्ट करेगा,
ब्लड में इंटर करेगा, ठीक है। फिर पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड सेल, पैरासाइट जो है वो रेड ब्लड सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, रेड सेल को बस्ट करेगा, कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, जिसके कारण बुखार आएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन रिलीज होगा यहाँ पेट के, और रिलीज पैरासाइट जो है वो नई आरबीसी को रप्चर करते रहेंगे उठ के। फिर कुछ देखिए कुछ जो है, जो अधिकांश वापस से दूसरी आरबीसी को रप्चर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आरबीसी रप्चर करेगा तो उससे कुछ गेमिटोसाइट बाहर निकलेंगे, और ये गेमिटोसाइट जो होते हैं वो सेक्सुअल स्टेज की शुरुआत होते हैं कि जब मच्छर काटेगा फीमेल मॉस्किटो टेकन अप गेमेटोसाइट विद ब्लड मील, जब मच्छर काटेगा व्यक्ति एक आदमी को तो उसके वो ब्लड के साथ में वो गेमेटोसाइट को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, तो मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हो गया, गेमेटोसाइट हो गया, ठीक। फिर क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन दी गट ऑफ मॉस्किटो के। अब इसका जब गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जो है वो जाइगोट बना, oocyte बना के, तो जो इसका जो ऊटिड बना, तो वो सब कुछ कहां होगा बेटा, वो सब कुछ होगा कहां, इसकी गट में, इंटेस्टाइन में होगा के। देन फाइनली ये कहां इंटर करेगा, ये सलाइवरी ग्लैंड में इंटर करेगा, वहां जाके स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होगा, और जब मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो स्पोरोजाइट होता है, और ये क्या होता है बेटा, इसमें ये सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे होंगे, जब मच्छर इंसान को काटेगा तो वहां पहुंच जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, और इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम में 1 2 3 करके आ सकता है कि मैं सही जगह पर मैच कीजिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। क्लियर, क्या लिखा देखिए, when a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter in mosquito's body and undergo further development, ठीक है ना। कैसे इंटर करते हैं, गैमेटोसाइट के फॉर्म में इंटर करते हैं। The parasite multiply within them to form sporozoite, पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा उसकी बॉडी में, और फाइनली फिर स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होगा, जो कहां इकट्ठा होगा, जो उनकी सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा होगा। When these mosquito bite a human, जब ये मच्छर इंसान को काटेंगे, these sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the event mentioned above के। तो जो साइकिल है फिर शुरू हो जाएगा दूसरे, तो ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैल जाएगा। It is interesting to note that the malaria parasite required 2 hosts, ये मालूम आपको होना चाहिए कि मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल के, और इसमें से जो ह्यूमन बॉडी में ये एसेक्सुअल फेज पूरा करता है, ठीक है, और मॉस्किटो की बॉडी में ये सेक्सुअल फेज को पूरा करता है, ठीक है ना। जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है वो वेक्टर होता है, जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है। बीमारी के सारे सिम्टम जो है वो हमको ह्यूमन बींग्स को आते हैं, मच्छर को कोई सिम्टम नहीं आता है कि वो वेक्टर होता है, वो इससे अफेक्ट भी नहीं होता है, जबकि उसकी बॉडी में सेक्सुअल साइकिल इसका हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, तो ये जो एनसीईआरटी का जो इमेज है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट इमेज है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, है ना, ठीक है। क्या इन्वेस्टिगेशन है पता लगाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट में जैसे आप वो क्या करते हैं, एक बारीक सा जो है वो नीडल होता है, उससे प्रिक करते हैं, प्रिक करके स्लाइड पे देते हैं। स्लाइड पे क्या करते हैं, वो दो स्लाइड इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा ड्रॉप लेंगे थोड़ा निकाल के, एक हल्का ड्रॉप लेंगे, एक हल्का टच कर देंगे और एक को थोड़ा फैला देंगे। वो थिक एंड थिन स्मीयर बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो थिक और थिन स्मीयर बनाते हैं वो स्लाइड पे, ठीक है। 2 टाइप ऑफ ब्लड फिल्म्स फॉर मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट के लिए 2 प्रकार के ब्लड फिल्म तैयार करते हैं, एक थिक ब्लड स्मीयर होता है, दूसरा थिन ब्लड स्मीयर होता है, ठीक है। थिक जो होता है वो इसलिए होता है कि हम मलेरिया पैरासाइट को पहचान सके कि है कि नहीं है के, और थिन इसलिए होता है ताकि हम उसकी स्पीसीज को पहचान सके हमके। तो पहले थिक की स्टडी करते हैं, यदि पैरासाइट प्रेजेंट है देन उसका थिन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए थिक और थिन स्मीयर में फर्क दिखा है कि नहीं देखा आपने कभी, के कभी ना कभी आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल में जब चेक करते हैं कैसे प्रिक करके 2 स्लाइड को हाथ से जो है वो स्लिप करते हैं, ले आते हैं, के टच करके निकालते हैं ऐसे। फिर अब आजकल मलेरिया एंटीजन टेस्ट अवेलेबल, आजकल बड़ा अच्छा टेक्निक है कि देयर इज अ किट मलेरिया एंटीजन टेस्ट अवेलेबल होता है, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100-150 रुपए में अब तो होने लगा है के। और इसमें भी क्या होता है, इसमें सिंपल सा है कि ब्लड का ड्रॉप निकालेंगे और इसमें एक जगह पर रख देंगे, लगा देंगे, और उससे मालूम चलेगा यदि प्लाज्मोडियम फेल्सीफरम है या मिक्स इंफेक्शन है, तो तीनों लकीरें इसकी
शो करेंगी, मार्क शो करेंगी कि तीन आपको बार दिखाई पड़ेंगे इसमें खाली, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा ना तो केवल एक बार होगा, कि नेगेटिव कुछ नहीं है तो केवल एक लकीर ऊपर दिखाई पड़ेगी। यदि फेल्सिफरम मलेरिया है तो तीन लकीर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। केवल फेल्सिफरम है तो ऊपर की 2 लकीर दिखाई पड़ेंगे, तीनों दिखाई पड़ेंगे। मिक्स इन्फेक्शन में तीनों दिखाई पड़ेंगी, फेल्सिफरम में तीनों दिखाई पड़ेंगी। अकेला फेल्सिफरम है तो 2 फर्स्ट और सेकंड लकीर दिखाई पड़ेगी, लेकिन यदि बीच वाली लकीर गायब है तो मतलब फेल्सिफरम नहीं है, ठीक है। यानी ये जो बीच वाली लकीर है ना, ये यदि गायब है तो फेल्सिफरम नहीं है, ठीक है। ये तरीका होता है। अब ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं केवल आपको अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ये मलेरिया एंटीजन को टेस्ट करने का किट है, किट आजकल अवेलेबल होता है, हर पैथोलॉजी लैब के पास में ये किट होता है, ठीक है। देन मेडिसिन, मलेरिया की मेडिसिन कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। खाली पेट मेडिसिन लेने पर एसिडिटी का खतरा होता है और गैस्ट्राइटिस से चलते कई बार जो है वो एडमिट करना पड़ सकता है पेशेंट को। हमेशा जब भी कोई इस तरह की मेडिसिन, मलेरिया की या ट्यूबरक्लोसिस कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे टीबी की ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन है तो उसका डॉक्टर ने जो रिकमेंडेड डोज दिया उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता चाहिए, कौन सा मेडिसिन खाली पेट लेना है, कौन सा खाना खाने के बाद लेना है। लेकिन मलेरिया के आपने देखा होगा कि अक्सर जब मलेरिया होता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप इनको जो है ना दवा कैसे देना है, क्या बोलता है डॉक्टर अक्सर। कभी कोई भी मुंबई के अंदर मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने मुझसे एक चीज पूछी हो, क्या दवा लिखी मैंने, कोई आदमी ऐसा नहीं मिला मुंबई में जिसने मुझसे यह पूछा हो दूध से लेनी है कि पानी से लेनी है, कोई नहीं पूछा यहां पर आज तक। लेकिन जब मैं भोपाल के अंदर था, नाबार्ड में काम कर रहा था, मैं प्राइवेट क्लिनिक था, वहां भी कोई मरीज ऐसा नहीं आया जिसने पूछा हो कि दूध से लेनी है कि पानी से लेनी है। लेकिन जब मैं एक हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था, सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर था, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर था, तो वहां गांव के कई मरीज आया करते थे। वो अक्सर ये पूछते थे, दवा लिख दी आपने, डॉक्टर साहब दूध से लें कि पानी से लें? पानी से लेना। लेकिन क्यों उनके दिमाग में बैठा है? क्योंकि उनको बताया गया है मलेरिया की दवा को दूध के साथ लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि खाली पेट दवा ना ले लें आप, इसलिए दूध जो मिल्क है इट्स ए फूड, तो वो एसिडिटी कंट्रोल कर सके, बॉडी की हीलिंग में हेल्प कर सके, इसलिए दूध से दवा देने का कल्चर शुरू वहां पे, ठीक है। ट्रीटमेंट मलेरिया का किस बात पर निर्भर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह। नंबर 1, यदि फेल्सिफरम होगा तो हमको फिर स्ट्रॉन्ग एंटी मलेरियल दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि किस तरह का होस्ट है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, प्रेगनेंसी में दवाएं अलग होंगी, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर होगा, दवाएं अलग होंगी, इसमें नॉर्मल एडल्ट पेशेंट होगा, जो एडल्ट पेशेंट होगा दवा अलग होगी, और जो ओल्ड पेशेंट होंगे उनकी दवा अलग होगी यहाँ पे। फिर साथ में दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है जिसका दवाओं का साइड इफेक्ट उसको हो जाए, के जैसे कुनाइनिडीन, यदि आप कुनाइन या कुनाइनिडीन इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। मतलब ये है कि क्यूटी इंटरवल समझते हो आप? अरे ईसीजी में तो हार्ट पर असर पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि हार्ट पर असर पड़ जाए तो फिर मरीज की दूसरी कंडीशन को देखकर दवा तय करनी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट, यदि मिक्स इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है, तो मिक्स इन्फेक्शन को हमें जब भी ट्रीट करना होता है तो हम उसको फेल्सिफरम मानकर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम जो है वो उसको फिर प्राइमाक्विन भी दवा का इस्तेमाल करते हैं। हमके क्लिनिकल मलेरिया की बात करें तो उसके लिए हम जनरली क्लोरोक्विन का हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोक्विन सल्फेट या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग हम मलेरिया के लिए करते हैं? तो व्हाट आर द मेडिसिन व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया? तो सिनकोना कैलिसाया प्लांट के छाल से मिलता है, प्लांट ओरिजिन का, ठीक है। उससे कुनाइन और कुनाइनिडीन दवा मिलती है हमको, के फिर क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एमोडिक्विन के ये दवाएं भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब बेटा कुनाइन की डेरिवेटिव दवाएं। प्राइमाक्विन, टेफेनोक्विन, बुलाक्विन, मैफ्लोक्विन, हेलोफेंट्राइन, ल्यूमीफेंट्राइन, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स आल्सो यूज, के डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कई मलेरिया ऐसे होते हैं जो सिंगल दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, के तो वहां पे एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं के। लेकिन आजकल जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, जो गंभीर पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, फेल्सिफरम मलेरिया जिनको होता है, उसमें सबसे बेहतर दवा होती है आर्टिमिथर और
आर्टीथर, ठीक है। इन दवाओं का आर्टोसुनेट हुआ, आर्टीमिथर, आर्टीथर, ये दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। दी बेस्ट मेडिसिन फॉर द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको याद रखना है कोनाइन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, ठीक, ये आपको बेटा याद रखना। बाकी आप भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, केवल अवेयरनेस के लिए बताया। कोनाइन, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। देन मलेरिया का वैक्सीन भी अवेलेबल है, आ चुका है, ठीक है। जो है अभी जो है, जो लोग कभी ऐसे एरिया में जाते हैं, अमेजोन के फॉरेस्ट में कोई रिसर्च के लिए जा रहे हैं लोग, तो आजकल मलेरिया का वैक्सीन भी लगने लगा है, ठीक है। वैक्सीन कैसे बनाया गया? ये वैक्सीन बनाने के लिए जो स्पोरोजाइट को मॉस्किटो से निकाला गया, मॉस्किटो से स्पोरोजाइट को निकाला गया, स्पोरोजाइट को इस प्रकार से उसको वीकन किया गया, इस प्रकार से उसको कन्वर्ट किया गया कि वो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, केवल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और उसको फिर हमने इंजेक्ट किया। तो हालांकि मलेरिया का वैक्सीन जो है बहुत अधिक इफिकेसी शो नहीं करता है, लेकिन तब भी इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। मलेरिया वैक्सीन इज अ वैक्सीन दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया, और ये अप्रूव्ड वैक्सीन इसका आरटीएस और एस के, आरटीएस और एस के नाम से वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। देयर आर 4 इंजेक्शन लगते हैं इसके, ठीक है। इसकी इफिकेसी देखिए, हैज रिलेटिवली, मैंने कहा ना लो इफिकेसी होती है। तो आज भी लोग क्या करते हैं, जब कभी मान लो मुझे कभी अंडमान जाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमाक्विन खाना शुरू करते हैं पहले, प्राइमाक्विन मेडिसिन लेना शुरू करते हैं प्रिवेंटिवली 8 दिन 10 दिन पहले से, ठीक है। तो देयर आर मेडिसिन जिनको हम पहले ले लें तो उससे हमको इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन तो इसलिए मलेरिया का वैक्सीन उतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि ये इसकी इफिकेसी कम है, यानी लगाने के बावजूद भी बीमारी हो सकती है इसमें, ठीक है। ड्यू टू इट्स लो इफिकेसी, WHO does not recommend to the use of RTS-S vaccine in babies between 6 to 12 week of age के, चूंकि वैक्सीन का एफिकेसी कम है तो छोटे बच्चों को लगाने पर इसका खतरा अधिक हो सकता है इस वैक्सीन को लगाने से, क्योंकि इसका एफिकेसी कम है। हालांकि अभी मलेरिया के जो वैक्सीन है उसमें और भी रिसर्च चल रहे हैं। इन फ्यूचर मुझे लगता है 1 या 2 साल में मलेरिया का एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। जब वो आएगा तो एक बार वैक्सीन लगाने के बाद कभी लाइफ में मलेरिया व्यक्ति को नहीं होगा, ठीक है। चल, तो यहां पर तो बात की हमने आज मलेरिया के ऊपर के, तो बेटा समझ में आया ना। अब इसका जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है डिटेल में, वो मैं आपको परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में दूंगा, जो एक बार देखना, बस एक बार देखना, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना, क्योंकि जो याद रखना है वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया यहां पे के। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक में एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, के क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जिस लेवल पे आया ना, हमें वही लेवल पे। अभी हमको पीजी नहीं करनी यहां पे में, ना अभी हमको एमबीबीएस में एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं ना, आप आपको एमबीबीएस पढ़ाओ। जब यही चीज मैं एमबीबीएस के लिए पढ़ाता हूं तो मैं एक एक स्टेज को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, यानी जो एरिथ्रोसाइट के अंदर जो पैरासाइट का स्टेज है वो भी हमें डिटेल में देखना होता है, ठीक है। तो यहां पर अभी हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन तब भी मैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में आपको एक जो है वो ब्रीफ रिव्यू दूंगा इसका, तो एक बार बेटा उसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.